बच्चों नमस्ते। सभी को नमस्कार। ये कैसे हाल चाल हैं आप लोगों के? एक बार बताएंगे। आवाज़ वगैरह आप तक सब क्लियर है? सौरभ कुमार हेलो। जय भीम सर। अवधेश कुमार जय भीम। राधे राधे। राजीव कोहली मैं अच्छा हूँ। राहुल भाई मैं एकदम बढ़िया हूँ। आप बताइए आप कैसे हैं? नमस्कार जी सभी को नमस्ते। चलिए कैसी चल रही है आपकी केमिस्ट्री की यात्रा? मुझे लगता है कि अब आप पहले से ज़्यादा बेहतर महसूस कर रहे होंगे केमिस्ट्री में। और जैसे जैसे हम लोग केमिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको ज़्यादा मजबूती आनी शुरू हो जाएगी। दरअसल केमिस्ट्री का एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से जुड़ा हुआ है। तो आप इसकी चिंता बिल्कुल ना करें कि कोई चीज़ कम समझ में आती है कोई चीज़ ज़्यादा समझ में आती है। तो मैं आपको ये बता दूं कि धीरे 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 आपको पूरी पकड़ बनना शुरू हो जाएगी। जब आप केमिस्ट्री के बिल्कुल अंतिम चरण में जाएंगे, जब बिल्कुल केमिस्ट्री को कंप्लीट कर रहे होंगे तो आपको सारी बातें स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, उसकी चिंता ना करें। आगे चलते हैं। तो हम लोग आवर्त सारणी पढ़ रहे थे और आज ये आवर्त सारणी में हम आवर्त सारणी के गुण आपको पढ़ा रहे थे। आवर्त सारणी के गुण आपको पढ़ा रहे थे। पिछली क्लास में हमने आपको आवर्त सारणी के गुण पढ़ाए। आज की क्लास में हम लोग आपको आज की क्लास में हम लोग आपको एक जो और प्रॉपर्टी है आवर्त सारणी की जिसे आयनन विभव कहते हैं, एक तो उसे समझाएंगे। और उसके बाद आज पूरी पीरियोडिक टेबल को आपको समझाना और पढ़ाना सिखाएंगे कि उसे कैसे समझ सकते हैं, उसे कैसे याद कर सकते हैं। ये हमारी आज की क्लास का टॉपिक होगा। तो आवर्त सारणी के गुण आप लोग पढ़ रहे थे जिसमें आप लोगों ने संयोजकता एक गुण पढ़ा। संयोजकता वैलेंसी एक गुण पढ़ा आपने। वैलेंसी के बाद आपने धात्विक और अधात्विक गुण पढ़े कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कहाँ धात्विकता बढ़ती है और कहाँ अधात्विकता बढ़ती है, ये बात आपने समझी। इससे आगे चले तो आपने परमाणु की त्रिज्या समझी कि परमाणु की त्रिज्या कहाँ ज्यादा होती है और परमाणु की त्रिज्या कहाँ कम होती है। इससे आगे बढ़े तो आपने विद्युत धनात्मकता एवं ऋणात्मकता को समझा। धनात्मकता एवं ऋणात्मकता को समझा। और आज की इसके बाद एक और गुण आपने पढ़ा था जिसे आपने ऑक्साइड की प्रकृति पढ़ी थी कि धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, वो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। अधातुओं की ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है, जो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ रही होती है। और एक और गुण यहां पर पड़ा हुआ है जिसे हम लोग आयनन विभव कहेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पहले तो आयनन विभव को समझेंगे और उसके बाद आवर्त सारणी को बनाना सीखेंगे। तो आइए आप हेडिंग डालेंगे आयनन विभव। हेडिंग डालेंगे आयनन विभव। इसे आयोनाइज एनर्जी भी कहा जाता है। आयोनाइज्ड एनर्जी भी कहा जाता है। आयनाइज एनर्जी भी कहा जाता है। जरा ध्यान से समझेंगे कि किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, फिर दोबारा समझें, कोई परमाणु है, मान लेते हैं कि हाइड्रोजन है, लिथियम है, और मान लेते हैं कि आपने लिथियम की परमाणु संख्या 3 है।
जो परमाणु क्रमांक वो 3 है, इसके पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन आता है। तो किसी परमाणु की बाहरी कक्षा से किसी परमाणु की बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी ताकत लगती है, किसी परमाणु की बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी ताकत लगती है, जितनी ऊर्जा लगती है, उस ऊर्जा को आयनन विभव कहा जाता है। उस ऊर्जा को आयनन विभव कहते हैं। जैसे 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 किसी परमाणु की शैल बढ़ती जाएगी, किसी परमाणु की कक्षाएं बढ़ती जाएंगी, तो उस परमाणु के सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों का संबंध उसके केंद्र से कम हो जाएगा। केंद्र से दूरी बढ़ने पर, या ये कहें कि केंद्र से परमाणु की त्रिज्या के बढ़ने पर, परमाणु की त्रिज्या के बढ़ने पर आयनन विभव कम होता है। आयनन विभव कम होता है, कम ऊर्जा लगती है इलेक्ट्रॉन को निकालने में। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि जैसे जैसे केंद्र से इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा, उसे कम ऊर्जा देकर बाहर निकाला जा सकता है। इसका मतलब यह होता है कि जब आप किसी समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं, जब आप किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं, तो सेलों की संख्या बढ़ती जाती है। किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर कक्षाओं की संख्या बढ़ती जाती है। इसका मतलब आयनन विभव जो होगा, आयनन विभव किसी भी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। किसी भी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर घटता है, एक बात। और जैसे आप किसी वर्ग में बाएं से दाएं जाते हैं, किसी वर्ग में बाएं से दाएं जाते हैं, मान लेते हैं दूसरे आवर्त में, वर्ग में नहीं, दूसरे आवर्त में आप आवर्त में चले तो कक्षाओं की संख्या तो नहीं बढ़ती। किसी भी आवर्त में आपने पीछे पढ़ा है, कक्षाओं की संख्या तो नहीं बढ़ती, लेकिन बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। और नाभिक नाभिक जो है, जो प्रोटॉन है, वो खींचने के लिए, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने के लिए ज्यादा ताकत लगाते हैं। तो किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जितने तत्व रखे होंगे, जितने तत्वों के परमाणु सजाए गए होंगे, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में ताकत या ऊर्जा ज्यादा खर्च करनी पड़ेगी। क्योंकि ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, तो बाएं से दाएं जाने पर जो आयनाइज एनर्जी है, आयनन विभव है, उसका मान बढ़ता जाता है, उसका मान बढ़ता जाता है। तो सवाल पूछेगा कि आयनन विभव क्या होता है, पहली बात। और दूसरी बात सवाल पूछेगा समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या स्थिति होती है, और किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या स्थिति होती है। आइए इसको लिख लेते हैं। लिखें, आयनन विभव किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा के लिए आवश्यक ऊर्जा, किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा जो होती है, उसे आयनन विभव कहते हैं। आयोनाइज एनर्जी, एनर्जी required to remove electron from an atom। जितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है आकाश सारस्वत कहते हैं, सर स्माइल करते हुए पढ़ाते हो तो बहुत अच्छा लगता है।
समझ में आता है? ठीक है आकाश मेरे भाई, ठीक है। तो आयनन विभव क्या है? विभव मतलब ताकत, ताकत। आयनन की बात हो रही है कि उसको बाहर निकालने के लिए, किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जिसकी ताकत जरूर, जितनी ताकत की जरूरत पड़ती है उसे आयनन विभव कहते हैं। और यहां लिखें, यहां लिखें, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव का मान घटता है। क्यों? क्योंकि शैलों की संख्या बढ़ती है। शैलों की संख्या बढ़ती है, शैलों की संख्या बढ़ती है। ठीक है, मैं लिखता हूं, एक बार दोबारा समझा दूंगा, एक बार प्लीज आप लिख लीजिए। अपवर्ड टू डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे जाने पर ग्रुप में वैल्यू ऑफ आयोनाइज्ड एनर्जी डिक्रीजेस, कम ताकत लगती है। क्यों? नंबर ऑफ शेल, अगर आप पीछे से पढ़ते हुए आएंगे तो आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, क्योंकि नंबर ऑफ सेल क्या होती हैं? बढ़ती हैं। नंबर ऑफ सेल बढ़ती हैं। ठीक है, अगर त्रिज्या बढ़ेगी तो आयनन विभव कम होगा, ये बात ध्यान के रख ली चलेगा। अगर त्रिज्या रहेगी तो आयनन विभव कम होगा, बात समझे? एक बात हो गई। आवर्त में लिखें, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव का मान बढ़ता है, का मान बढ़ता है। सेलों की संख्या तो समान रहती है, मतलब सेल की संख्या का मतलब है कि कक्षाओं की संख्या तो समान रहती है, लेकिन एक सेल में, सबसे बाहर वाली सेल में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाने की वजह से प्रोटॉन उन्हें ज्यादा ताकत से अपनी तरफ खींचते हैं, प्रोटॉन उन्हें ज्यादा ताकत से अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है, तो इन पीरियड, इसी वजह से उनको बाहर निकालने में, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। इन पीरियड लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं जाने पर, लेफ्ट टू राइट, वैल्यू ऑफ आयोनाइज एनर्जी increases, value of ionized energy increases। ठीक है जी। एक बार जिसको नहीं समझ में आया वो समझ लीजिए। अगर हम लोग मान लेते हैं कि हम दूसरे आवर्त में चलते हैं, पहला आवर्त तो हाइड्रोजन और हीलियम को लेकर है, ऐसे आवर्त बना हुआ है। दूसरे आवर्त में जब आप जाएंगे, दूसरे आवर्त में जब आप जाएंगे तो आपको लिथियम, बेरिलियम, लिथियम बेरिलियम, यहां से आगे बढ़ेंगे तो आपको बोरॉन,
कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, नियोन, ऐसे आप जाएंगे। तो आप ये दूसरे आवर्त में आए। जब आप दूसरे आवर्त में आ रहे हैं तो इसका परमाणु क्रमांक कितना है? लिथियम का 3 है। लिथियम का परमाणु क्रमांक के 3 का मतलब है कि इसके बाहरी कक्षा, भीतर वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, बाहर वाली में 1 होगा। बेरियम का 4 है, तो सर इसके भीतर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, बाहर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। बोरोन का 5 है, भीतर वाली कक्षा में 2 होंगे, बाहर वाली में 3 होंगे। कार्बन का 6 है, भीतर वाली कक्षा में 2 होंगे, बाहर वाली में 4 होंगे। इसका नाइट्रोजन का 7 है, भीतर वाली कक्षा में 2 होंगे, इसमें 5 हो जाएंगे। ऑक्सीजन का 8 है, भीतर वाली कक्षा में 2 होंगे, बाहर वाली में 6 हो जाएंगे। फ्लोरीन का 9 है, भीतर वाली कक्षा में 2, बाहर वाली में 7। नियोन में 2, भीतर वाली में 2 हो जाएंगे, बाहर वाली में 8 हो जाएंगे। जब आप किसी भी आवर्त में, जब आप किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो कक्षाओं की संख्या तो 2 ही है, कक्षाओं की संख्या तो 2 ही है प्रत्येक परमाणु की। लेकिन फर्क क्या आ रहा है? लेकिन फर्क क्या आ रहा है? फर्क आ रहा है बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बाहरी कक्षा में यहां 1 है, यहां 2 है, यहां 3 है, यहां 4 है, यहां 5 है, यहां 6 है, यहां 7 है, यहां 8 है। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को देखो, और भीतर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सब जगह 2-2 दिखाई दे रही है। इसका मतलब इसमें जितने प्रोटॉन हैं, अगर परमाणु क्रमांक 3 है तो लिथियम में प्रोटॉनों की संख्या 3 हो गई, प्रोटॉनों की संख्या 3 हो गई। अच्छा, इसमें 4 हो गई, इसमें 5 हो गई, 6 हो गई। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, इनको संभालने के लिए, इनको संभालने के लिए, इलेक्ट्रॉनों को संभालने के लिए प्रोटॉन को ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, प्रोटॉन को ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। ज्यादा ताकत लगाने की वजह से ये शेल जो होगी, इसकी जो परमाणु त्रिज्या होगी वो घट जाएगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को प्रोटॉन अपनी तरफ खींचेगा और परमाणु त्रिज्या घटनी शुरू हो जाएगी, परमाणु त्रिज्या घटनी शुरू हो जाएगी। इसी वजह से अगर परमाणु त्रिज्या घटती है तो इसका मतलब यह है कि केंद्र से बाहरी वाले इलेक्ट्रॉन की दूरी कम हो गई है, और अगर दूरी कम हो गई है इसका मतलब यह है कि परमाणु बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। अगर हम इसमें से अब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हैं तो हमें ज्यादा ताकत की जरूरत पड़ेगी, और ज्यादा ताकत की जरूरत पड़ेगी तो इसका मतलब है आयनन विभव का मान बढ़ जाता है। आयनन विभव का मान बढ़ जाता है। ये बात क्लियर हुई क्या? एक बार बता दीजिए, आयनन विभव की बात आपको समझ में आई कि नहीं? बच्चों एक बार बताइए, फिर मैं आगे चलता हूं। एक बार बताइए, मैं चलूं आगे। परमाणु त्रिज्या क्या होती है? पिछली क्लास में जाके देखो भाई प्रेम शंकर, परमाणु त्रिज्या क्या होती है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, ठीक है, चलिए। अब मैं आपको जो आवर्त सारणी है बहुत ध्यान से समझेंगे, जो पीरियोडिक टेबल है वो ध्यान से समझेंगे, और उस पीरियोडिक टेबल को मैं आपको बनाना सिखाता हूं कि हम उसको कैसे बनाएंगे। 5 मिनट लगेंगी, आप मेरे साथ साथ उसको बनाते चलेंगे। हम लोग आवर्त सारणी को बनाना सीख रहे हैं बच्चों, और फिर उसको याद करना सीखेंगे। पहले उसको बनाना सीख रहे हैं, फिर उसको याद करना सीखेंगे बाद में, कि पीरियड टेबल को कैसे बनाएंगे और उसको कैसे फिर याद करेंगे। देख लीजिए, सारे आवर्त और सारे पीरियड हम लोग यहां बना के देखते हैं। ऐसे आपने चार, आपको पता है कि 7 पीरियड होते हैं, आप जानते हैं कि 7 पीरियड होते हैं। तो 4 तो हमने ये बनाए, अब हमें कुछ ऐसा बनाना होगा।
ऐसे करके देखिए। 1 2 3 4 5 6 7, 7 पीरियड थे। ध्यान से सुनेंगे जरा। 7 पीरियड थे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, देखिए ध्यान से। और 18 आपने आवर्त पढ़े हैं। आपने 7 पीरियड पढ़े हैं और 18 आपने आवर्त पढ़े हैं। 2 मिनट लगेंगी, आप एक बार देख लीजिए। तो एक बार देख के बताता हूं मैं आपको, एक ही सेकंड में। आप मेरे इसको हाथ से भी बना सकता हूं, लेकिन मैं थोड़ी सफाई के कारण इसे बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपको समझने में थोड़ा आसान रहे। 1 मिनट लगेगी, आप इसको थोड़ा समझ लेंगे। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। देखिए जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के बाद हमें ऊपर बनाना है। अभी आपको बना के दिखाएंगे, मतलब बनवा भी देंगे आपसे। थोड़ा एक बक्सा हमारा ये हल्का हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं। बच्चों देख रहे हो ना? आवाज आएगी। आवाज की चिंता आप ना करें। 1 मिनट रुक जाइए बस। मैं आपको ये बनाना सिखा रहा हूँ। कोई भाई कह रहा है कि बहुत टाइम खर्च हो जाएगा इसमें तो। अच्छा भाई, ठीक है। एक दो तीन चार पाँच छ। अब देखना है आपको। 1 2 3 4 5।
इधर आएंगे, यहाँ से देखना शुरू करेंगे ऊपर की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, एक और बनाना है ऊपर, और ये हो जाएगा यहाँ आपका ऊपर की तरफ थोड़ा। यहाँ आपको थोड़ा सा देखना होगा, एक बार देखते हैं। बच्चों, हाँ पूरा समझाना भाई, पूरा समझाएंगे, चिंता ना करो, पूरा समझाएंगे। इसको आप कॉपी में बनाएंगे, देखिए। सुनिए ध्यान से। अब जब हम लोग ये कह रहे थे आप लोगों को, जब हम लोग ये कह रहे थे कि ये आवर्त होते हैं, तो इन्हें 1 2 3 4 5 6 7, इन्हें आवर्त कहते हैं, इन्हें आवर्त कहते हैं। जब हम इसको पढ़ रहे थे तो इन्हें आवर्त कहते हैं। ये 4 और 2 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। इसमें एक एक मिस्टेक हुई है, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 1 2 3 4 5, हाँ एक मिस्टेक छोटी सी है, इसको एक और बनाना है। चलिए अब देखते हैं इसको। सुनिए, अब बनाना शुरू करिए। हाँ लिखेंगे इसको, 1 मिनट रुक जाइए। देखिए, इधर देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारी पड़ी हुई लाइनें कितनी हैं? हमारी पड़ी हुई लाइनें कितनी हैं? सर पड़ी हुई लाइनें हमारी 7 हैं। पड़ी हुई लाइनें हमारी 7 हैं, तो हम कहेंगे आवर्त की संख्या कितनी हो गई? तो इधर हम ये जो बना रहे हैं, ये हमारा आवर्त या पीरियड होता है, ये हमारा आवर्त या पीरियड होता है, ठीक है। फिर आप आगे लिखें, यहां पर देखिए, जब आप इसे कहेंगे, ये ग्रुप है 1A, ये ग्रुप है 2A, 2A के बाद सीधे ऊपर ही आएंगे, ये ग्रुप है 3A, ये ग्रुप है 4A, ये ग्रुप है 5A, ये ग्रुप है 6A, 3A, 4A, 5A, 6A, एक बनाना है हमें, एक और बनाना है, हाथ से बना देते हैं। थोड़ा सा ये मिस्टेक इसमें भाई, यहाँ बनाएंगे, इसको मिटा नहीं सकते, लेकिन ये नहीं होगा। ऐसे इसको बनाएंगे, 18 होगा ना? हाँ भाई, 1 2 3 4 5 6, ये कहाँ मिस्टेक हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है। 3 4 5 6, यहां से 7, अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आया, समझ में आया भाई, समझ में आया। थोड़ा गलती हो गई है भाई, थोड़ा गलती हो गई है। एक काम करते हैं, 1 सेकंड रुक जाइए, थोड़ा 1 सेकंड रुक जाइए, ऐसे ही बना देते हैं। बस एक माफ कीजिएगा, 1 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7,
1 2 3 4 5, 1 सेकंड के लिए भाई माफ कीजिएगा, 4 4 4। और थोड़ा सा उसके चक्कर में भाई 1 2 3 10 बनाने, 1 2 3 4 5 6 7। भाई 1 सेकंड जरा रुक जाइएगा, है ना। 8 9, ऐसे आप बना लीजिए इसको, ऐसे आप बना लीजिए एक बार। एक बार बना लीजिए, एक बार बना लीजिए। तो अब यहां से आएंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। एक और बनाना है। अब बताइए, अभी ठीक है ना? और थोड़ा सा ज्यादा अच्छा बनाने के चक्कर में भाई, अब देख लीजिए इसको एक बार। जब आप इनकी पड़ी हुई संख्याओं को देखेंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7, इन्हें भाई आवर्त कहते हैं, इन्हें आवर्त कहते हैं। ये पड़ी हुई जो रेखाएं आप देख रहे हैं, इन्हें आवर्त कहते हैं। ये जो खड़े हुए ब्लॉक देख रहे हैं, इन्हें समूह कहते हैं, इन्हें समूह कहते हैं। तो यहां पर आएंगे 1A समूह है, 2A समूह है, यहां पर आप आएंगे 3A समूह है, 4A समूह है, 5A समूह है, 6A समूह है, 7A समूह है, और ये 8A समूह है, जिसे जीरो ग्रुप कहेंगे, जिसे जीरो ग्रुप कहेंगे। एक बार बनाइए। 18 है क्या? 18 हुआ। फिर यहां देखें, अगर यहां से इसके बीच वाले में आएंगे तो यहां से शुरू करेंगे। 1B ग्रुप है, सेकंड बी ग्रुप है, 3B ग्रुप है, 4B ग्रुप है, 5B ग्रुप है, 6B ग्रुप है, 7B ग्रुप है, और इन तीनों ग्रुप्स को हम लोग 8B ग्रुप कहेंगे, 8B ग्रुप कहेंगे, 8B ग्रुप कहेंगे। ध्यान से सुने, हमने कहा कि अगर इन पड़ी हुई लाइनों को कहते हैं तो ये आवर्त कहते हैं, जो साथ हैं, जो साथ हैं। और अगर इन खड़ी हुई लाइनों को कहते हैं तो इन्हें समूह कहते हैं, जिनकी संख्या आप लोग 18 बताते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। ये जो 18वां ग्रुप है, इसी को जीरो ग्रुप कहते हैं। एक बात हो गई, एक बार हो गई। देखिए, 18 समूह हैं और 7 आपके आवर्त हैं। 18 समूह हैं और 7 आपके आवर्त हैं। एक बात। अगली बात ध्यान से सुने अब, क्या कि ये जो पहला ग्रुप है, ये जो पहला ग्रुप और सेकंड ग्रुप है, इसे एस ब्लॉक कहते हैं, इसे एस ब्लॉक कहते हैं। ये जो पहला और सेकंड ग्रुप है, इसे मिला के एस ब्लॉक कहते हैं। और 13 से लेकर 18 तक, 13 से लेकर जो 18 तक ग्रुप है, इसे पी ब्लॉक कहते हैं। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक क्या कहते हैं वो 1 मिनट में समझेंगे। इसको एस ब्लॉक कहते हैं, इसको पी ब्लॉक कहते हैं। और यहां से ग्रुप नंबर 3 से चलेंगे और ग्रुप नंबर 12 तक आएंगे तो इसे डी ब्लॉक कहते हैं, इसे डी ब्लॉक कहते हैं। बात ठीक है? अब ध्यान देंगे, ध्यान देंगे यहां से ऊपर। बताइए भाई, देख रहे हैं क्या? एक बार बता दीजिए तो। अब यहां देखिए, यहां आपको 58 मिलेगा, तो 58 ग्रुप से लेकर और 71 तक
और 90 से लेकर 103 तक, 90 से लेकर 103 तक, 58 से 71 तक लेंथेनोइड कहते हैं, लेंथेनोइड कहते हैं। 90 से 103 तक एक्टेनोइड्स कहते हैं। और यहां ऐसे जब आप देखेंगे तो आपको 14 दूनी 28, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये जो ग्रुप होगा इसे हम लोग एफ ब्लॉक कहेंगे, इसे हम लोग एफ ब्लॉक कहते हैं। यहां तक क्लियर है? ये एफ ब्लॉक हुआ नीचे 58 से लेकर 71 तक, और ये 90 से लेकर 103 तक, 90 से लेकर 103 तक। यहां पर लेंथेनम जैसे गुण जिसमें पाए जाते हैं उन 14 तत्वों को लेंथेनोइड्स कहते हैं। एक्टेनम जैसे गुण जो 90 नंबर पर मिलेगा, एक्टेनम जैसे जो गुण पाए जाते हैं उन्हें एक्टेनोइड्स कहा जाता है। अब मैं आपको कुछ यह समझाना चाहता हूं कि जब आप पहले ग्रुप पर आते हैं 1A, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक और पी ब्लॉक। सर ये एस पी डी एफ, ध्यान से सुने एक बार, मैं दोबारा से बताता हूं। सर ये 7 ऐसे ऐसे जब आप जाएंगे 18 खड़े हुए पिलर होते हैं जिन्हें समूह कहते हैं, और ये 7 ऐसे पड़े हुए पंक्तियां ब्लॉक कहते हैं, और ये 3 से लेकर 12 तक जो होता है इसे डी ब्लॉक कहते हैं। इसके नीचे जो लेंथेनोइड्स और एक्टिनोइड्स के ग्रुप हैं उन्हें एफ ब्लॉक कहते हैं। अब ध्यान से सुने, ये एफ ब्लॉक है, यहां एफ ब्लॉक है। अब ध्यान से एक बात मेरी सुने, क्या कि सर ये डी ब्लॉक, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक किस आधार पर बांटे गए हैं? ये इस आधार पर बांटे गए हैं, इसकी सबसे बाहर वाली कक्षा में मान लेते हैं यहां हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की सबसे बाहर वाली कक्षा जो होगी वो एस होगी, इसलिए वो एस ब्लॉक में है, इसलिए वो एस ब्लॉक में है। इसके बाद आप यहां में होंगे, इसीलिए इसको एस ब्लॉक में रखा गया है। इसका मतलब एस ब्लॉक में रखे जाने वाले तत्वों को एस ब्लॉक में इसलिए रखा गया, उनका बाहर वाली कक्षा में, उनकी बाहर वाली कक्षा में जो बाहर वाली जो कक्षा होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन आएगा वो आएंगे कहां? वो एस में आएगा, एस कक्षा में आएगा। अगर आप पी ब्लॉक की बात करें तो यहां रखे जाने वाले, मान लेते हैं ये हीलियम रखा गया है, ये यहां पर बोरोन है, ये कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियोन है। तो पी ब्लॉक में रखे जाने वाले तत्वों का सबसे बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो पी कक्षा में आएगा, इसलिए पी ब्लॉक में है, पी कक्षा में आएगा, पी ब्लॉक में है। सर डी ब्लॉक में जितने भी तत्व रखे गए हैं, जब उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाएगा, जब उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाएगा तो उसका सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जो होगा वो डी कक्षा में आएगा। क्योंकि वो डी कक्षा में आएगा इसीलिए उसे डी ब्लॉक में रखा गया। एफ ब्लॉक में वो रखे गए हैं कि सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एफ कक्षा में आते हैं, इसलिए उन्हें एफ कक्षा में रखा गया, एफ ब्लॉक में रखा गया। क्या आपको ये बात क्लियर हुई कि भाई किसी को एस ब्लॉक में क्यों रखा गया, पी ब्लॉक में क्यों रखा गया, डी ब्लॉक में क्यों रखा गया, एफ ब्लॉक में क्यों रखा गया? हाँ भाई, ये बात क्लियर हुई कि नहीं? बाहर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन एस में अगर आएंगे, एस में अगर आएंगे तो वो एस ब्लॉक में, बाहर वाली कक्षा में अगर पी में आएंगे तो वो कक्षा जो होगी वो कक्षा पी होगी। बात समझे हैं? फिर हमने कहा कि ये ऑफबाउ के नियम के अनुसार है, तो हाइड्रोजन अपवाद है, ये धातुएं इधर आती हैं, और इधर देखोगे तो इधर अधातुएं आती हैं। हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन हैं और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ही सबसे बाहर वाली कक्षा में आ गए। उसके बावजूद भी हीलियम को यहां रखा गया, पी में रखा गया, जबकि हीलियम एस में रखा जाना चाहिए, तो हीलियम अपवाद है। जबकि इधर आप देखोगे ये सारी धातुएं हैं और हाइड्रोजन को धातुओं में रखा गया, तो हाइड्रोजन धातुओं का एक अपवाद है, हाइड्रोजन धातुओं का ही एक अपवाद है। अब ध्यान से सुने जरा, इसको भरते हैं। यहां से हाइड्रोजन है। अच्छा सर, एक बात यहां लिखिए, ये जो ग्रुप 1 है, 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 1A है,
इस 1A को क्षार धातु वर्ग कहते हैं। आपके पेपर में एक सवाल आया है कि क्षार धातु वर्ग कौन सा होगा? एल्केलाइन मेटल ग्रुप कहते हैं इसे, एल्केलाइन मेटल ग्रुप कहते हैं पहले 1A को। और जब आप 2A की बात करेंगे, जब आप 2A की बात करेंगे तो 2A को क्षारीय मृदा वर्ग कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु वर्ग कहते हैं। सवाल पूछा गया कि सर क्षारीय मृदा धातु वर्ग रुस्तम कह रहे हैं सर कहां होगा इसका यूज? इसका यूज तुम्हारे प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे तो पता लग जाएगा इसका यूज कहां हो। मैं क्यों पढ़ाऊंगा अगर इसका यूज कहीं नहीं होगा तो? भाई इसका यूज है तभी पढ़ा रहा हूं। सवाल देखोगे तो थोक में सवाल मिलेंगे। एल्केलाइन अर्थ मेटल ग्रुप कहते हैं। तो सवाल पूछा जाएगा कि सर एल्केलाइन मेटल ग्रुप कौन सा है, एल्केलाइन मेटल ग्रुप कौन सा है। और दूसरा पूछा जाएगा कि सर एल्केलाइन अर्थ मेटल ग्रुप कौन सा है। ठीक है सर, एक बात होगी। अच्छा सर एक बार इसको भरते हैं। आइए, पहला हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम। एक बार ये बनाया आपने क्या? आपने बनाया कॉपी में क्या? ठीक है, उल्टा नहीं किया है मैंने, ठीक किया है, ठीक किया, उल्टा नहीं किया है। इसको क्षार धातु वर्ग कहते हैं और इसको क्षारीय मृदा धातु वर्ग कहते हैं। सेकंड ए को, सेकंड ए को क्षारीय मृदा धातु वर्ग कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, इसको भरिए आप लोग एक बार। अब मैं इसको भरता हूं। देखिए कैसे इसको भरना है। कई तरकीब इसकी भरने की हो सकती हैं और बहुत सारे निमोनिक्स से या इसको प्रैक्टिस से भरा जा सकता है। लेकिन एक बार समझिए जरा, पहला हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, तीसरा लिथियम, चौथा बेरिलियम, पांचवा बोरॉन, छठा कार्बन, सातवां नाइट्रोजन, आठवां ऑक्सीजन, नौवां फ्लोरीन, 10वां नियोन। 10वां नियोन यहां से भरना शुरू करते हैं, 11 में आएंगे। जब 11 को आप लोग भरेंगे तो यहां लिखेंगे आप लोग सोडियम, यहां लिखेंगे मैग्नीशियम, सोडियम मैग्नीशियम। ठीक है सर, यहां आएंगे एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, पोटेशियम, कैल्शियम। इसको याद करवाने का तरीका बता रहे हैं, याद करवाने का तरीका बता रहे हैं। ध्यान से सुने, याद करवाने का तरीका एक बार बता रहे हैं। पहले ग्रुप को याद करिए, पहले ग्रुप को, ग्रुप 1, ग्रुप 1A क्या कहते हैं? ये हलीना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद, ऐसे याद किया जाता है। हलीना की रब से फरियाद आपने बचपन में पढ़ा होगा। यह हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। हलीना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद। देखिए इधर भरिए। भाई बता दूं क्या? ये लिखवा दूं क्या, बता दूं आपको, या आपको पता है पहले से ये? एक बार बता दीजिए। आपको पता है ट्रिक के माध्यम से, या मैं ऐसे ही लिखवा दूं बिना ट्रिक के? बच्चों एक बार बताइए। ठीक है सुनिए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, और यहां आएंगे ये के हो गया है।
रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। बेरियम और रेडियम। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। सेकंड ग्रुप, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। सेकंड ए में आए हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, इधर आइए देखिए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। रेडियम ये भरा आपने, ये आया, ठीक है। यहां से आ जाएंगे बैंगन, आलू, बैंगन, आलू, गाजर, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। श्री सीता जी संग प्रभु, श्री सीता जी संग प्रभु। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। उस से टी पो। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम। फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, बाहर आई आंटी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेनिन। हीना, नीना और कैटरीना, हीना, नीना और कैटरीना। जिनोन है रीना, जिनोन है रीना। चलिए अभी कल की क्लास में ये और चलेगा भाई, दोबारा से हम लोग इसको पढ़ेंगे, पूरी कल की क्लास इसको याद करने में लगाएंगे और फिर शुरू करेंगे हाइड्रोजन के बारे में, क्या क्या गुण हो सकते हैं, हीलियम के क्या क्या गुण हो सकते हैं, लिथियम के, बेरिलियम के, इनके गुणों को पढ़ेंगे। अभी 2 दिन क्लास में और लगेंगे, इसको पहला याद करेंगे और याद करने के बाद, याद करने के बाद हम लोग तब आगे बढ़ेंगे। इसमें टाइम समझ में नहीं आया तो मैंने इसमें समझाया क्या है भाई, मैंने इसमें 7 ऐसे बनाई हैं और 18 खड़े हुए बनाए हैं। भाई मैंने 7 ऐसे बनाए हैं ग्रुप और 18 खड़े हुए बनाए हैं, है ना। हाँ ट्रिक से लिख रहे हैं ना। तो इनको मैंने एस ब्लॉक कहा, इसको मैंने पी ब्लॉक कहा, इसको डी ब्लॉक कहा, इसको एफ ब्लॉक कहा। इनके सबके नाम दे दिए, ये 1A ग्रुप है, ये 2A ग्रुप है, ये 3A ग्रुप है, ऐसे करके नाम दे दिए। ठीक है, ऐसे करके मैंने आपको नाम दे दिए हैं। बात समझे। तो इसमें समझने की कौन सी बात है। चलो कंसेप्ट में तो मैं समझ आता है तुम्हें, कंसेप्ट में तो मुझे समझ में आता है कि तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन इसमें तो मैंने कुछ समझाया ही नहीं है। इसमें तो मैंने बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, तो 2 तक मैंने आपको लिखवा दिया, सेकंड ए तक मैंने आपको लिखवा दिया है, फर्स्ट ए का, सेकंड ए का। कल की क्लास में हम लोग 3rd ए, 4th ए, 5th ए, 6th ए, 7th ए, 8th ए इनको लिखेंगे, ट्रिक के साथ लिखेंगे और लिखने के बाद तब इस पर याद करेंगे कि हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन क्यों कहते हैं, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा क्यों पाया जाता है, ये सारी बातें कल की क्लास में देखेंगे। हाँ नेहा कल की क्लास में लिखें क्योंकि वक्त नहीं रहा है, क्योंकि वक्त नहीं रहा। आज ये थोड़ी सी प्रॉब्लम बच्चों इसको बनाने में हो गई, इसके लिए माफी चाहता हूं कि ये बनाने में थोड़ा तकलीफ रही, इसके लिए हम लोग माफी चाहते हैं, लेकिन इसके हिसाब से आपको याद करना होगा। ठीक है, कल हम इसको याद करेंगे और याद करने के बाद फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फिर कल इसी समय मिलते हैं। आज के लिए नमस्ते, खुश रहिए, आनंदित रहिए, नमस्कार, धन्यवाद।